हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारा शरीर ईंट या लोहे से तो बना नहीं है, तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रागिनी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हमारा है कि स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, याद रखिएगा। उसके बाद है साइटो का मतलब होता है सेल और उसके बाद लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो दोनों मिला के क्या हुआ? साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। उसके बाद फादर ऑफ सेल किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ सेल हम लोग रॉबर्ट हुक को कहते हैं। इन्होंने 65 में देखा था सेल को पहली बार, लेकिन इन्होंने डेड सेल देखा था। अभी इन्होंने कोई जीवित सेल को नहीं देखा था, इन्होंने डेड सेल देखा था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही देखा था, तो हम इन्हें ही फादर ऑफ सेल कहते हैं। उसके बाद लिविंग सेल को सबसे पहले बार लिविंग हुक ने 74 में देखा। इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखा था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, जिंदा देखा था या मरा हुआ देखा था उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले इन्होंने देखा था, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ सेल कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि सेल होता आखिर क्या है। तो देखिए, आप मानिए कि कोई, अभी हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई एक ईंट है। सबसे पहले एग्जाम्पल लीजिए कि एक ईंट है या फिर ये डस्टर है। मान लीजिए ये डस्टर है, तो एक जब हम लोग इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो इसको तोड़ेंगे 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 तोड़ेंगे, तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा जिसको अब हम लोग अब नहीं तोड़ सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो जब नॉन लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट पार्ट किसको कहते हैं, तो हम लोग उसको एटम कहते हैं। एटम आप लोग जानते होंगे। तो जब नॉन लिविंग थिंग की बात कहा जाए तो एटम्स कहते हैं। और अगर हम लोग लिविंग थिंग की बात करें, लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग में अगर मान लीजिए हमारा शरीर है, ठीक है, इस शरीर के हम लोग के पार्ट्स, हम लोग के शरीर में ऐसा सबसे छोटा पार्ट जो जिसको अब हम लोग नहीं तोड़ सकते, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेल। ठीक है, सेल कहते हैं। बहुत सारे सेल मिलके हमारे क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू। और बहुत सारा एटम मिलके बनता है मॉलिक्यूल्स। ये बायोलॉजी में थोड़ा मिक्स हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एटम नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग एटम कहते हैं। बहुत सारा एटम मिलके बनता है मॉलिक्यूल, बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलके बनता है कंपाउंड। और हमारे लिविंग थिंग्स में क्या होता है? बहुत सारा सेल मिलके बनता है टिश्यू, और बहुत सारा टिश्यू मिलके बनता है क्या? हमारा ऑर्गन। ठीक है, और भी आगे होता है, लेकिन ये इतना होता है। तो आप अच्छे से समझ जाइए कि सेल हमारा वो है, वो पार्ट कि अब हम लोग इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और सेल से ही हमारी पूरी शरीर बनी हुई है। सेल मिलके बनता है बहुत सारा टिश्यू, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन्स। तो ऐसे ही फर्दर हम लोगों का होता रहता है। तो आगे का हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं? तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल। 2 टाइप के मेन सेल्स होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, 2 सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना। आप इससे ये याद रख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है? पुराना होता है। तो पुरानी है तो उसमें क्या होगा? हर चीज़ डेवलप थोड़ी ना होगी। वो जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे पहले पुराने ज़माने का फ़ोन होता है, इतने एडवांस फीचर थोड़ी ना होते थे। तो पी से आप याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक होता है, पुराना होता है। ठीक है, पुराना है तो उसमें क्या रहेगी? उसमें हर चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ये हो गया। तो ये, और ये यूकैरियोटिक होता है, ट्रू होता है। मतलब यू का मतलब होता है ट्रू, और इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको ट्रू कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ऑलवेज यूनिसेलुलर, ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं ये लोग, हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है वो क्या होता है? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये दोनों होता है। यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है वो क्या रहेगा? हमेशा यूनिसेलुलर रहेगा। और ये क्या रहते हैं? स्मॉल इन साइज, ये मतलब छोटे रहते हैं। अब पुराने ज़माने के हैं तो छोटे ही रहेंगे। तो ये क्या रहते हैं? स्मॉल इन साइज। ये जो यूकैरियोटिक है वो लार्ज इन साइज रहते हैं, वो लोग थोड़े बड़े रहते हैं, क्योंकि अब इनमें ज़्यादा सामान है तो ये बड़ा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो न्यूक्लियस, जो मेन चीज़ होता है वो क्या रहता है? इनमें एब्सेंट रहता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। और जो इनमें है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, इनमें क्या रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब आगे है सिंपल एंड स्मॉल। ये लोग
बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, ज़्यादा कुछ इनमें पढ़ना नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। मैंने कुछ ही पॉइंट्स लिखा है, लेकिन अभी इसमें बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन ये कुछ कुछ मेन पॉइंट है। तो ये क्या रहता है, सिंपल एंड स्मॉल, बहुत ज़्यादा सिंपल और स्मॉल रहते हैं, ठीक है। और ये क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है, मतलब कि ये नए ज़माने का है तो क्या होगा इसमें, ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स रहते हैं इसलिए, ठीक है। अब आगे हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल हो जाएगा इसका जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल का हमारा एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और भी होते हैं लेकिन ये आप दो याद रखिएगा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक में हमारा आ जाएगा ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ये क्या आ जाएंगे, यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारा सेल है और ये सारे सेल्स के पार्ट है। और अब हम लोग एक एक पार्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं कि किस पार्ट का क्या काम होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन सेल, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप समझिए कि एक जो हमारा ये सेल है ये एक रूम की तरह है और एक रूम के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही ये हमारा क्या है, ये सेल एक रूम की तरह है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनका क्या क्या काम होता है, वैसे ही हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होता है और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये है, ये वाला जो सबसे बाहर वाला एरिया होता है, जो मान लीजिए कि आपका ये घर है, बहुत सारा घर है, तो जो ये रूम होता है, जैसे ये बेडरूम है और यहाँ पे हमारा किचन है, तो क्या चीज़ हमारा बेडरूम और किचन को सेपरेट करता है, तो एक दरवाज़ा सेपरेट करता है। तो सेपरेट करता है ना, ये मान लीजिए एक सेल है, यहाँ पे दूसरा सेल है, तो एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा, इसको जो सेपरेट करने वाला चीज़ है इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या सेल मेम्ब्रेन भी, ठीक है। ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है, आउटर कवरिंग ही है ये, बाहर का जो लेयर है। उसके बाद प्रोटेक्ट्स द सेल, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, ये जो खराब चीज़ होती है उसको नहीं आने देता है, जो इसके काम की लायक चीज़ है बस वो उन्हीं को आने देता है। तो ये क्या है, गेट कीपर भी है, इसको हो गया। उसके बाद कंट्रोल्स व्हाट इंटर एंड लीव द सेल, मतलब इसी के द्वारा कंट्रोल होता है कि क्या हमारे अंदर आएगा क्या नहीं आएगा, यही देखता है कि किसको अलाउ करना है किसको नहीं करना है। उसके बाद गेट कीपर ऑफ द सेल, इसको हम लोग गेट कीपर भी कहते हैं क्योंकि ये गेट की तरह काम कर रहा है, यही आने देता है और जाने देता है किसी चीज़ को, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, गेट कीपर कहते हैं। अब जो दूसरा हमारा पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, इट इज जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। क्या होता है, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सेल है और ये बहुत सारा जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट में होता है। तो होल्ड्स ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, मान लीजिए ये क्या करता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, जितने भी चीज़ है ये क्या करता है, इनको होल्ड करके रखता है। अब मान लीजिए कि ये फ्लूइड नहीं रहेगा जेली लाइक, तो क्या होगा, ये अब ये इसका यहाँ पे रहना चाहिए, तो ये अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो कभी ये इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इधर उधर होने लगेगा। तो क्या करता है, ये इसको अपने जगह पे रखता है, ठीक है। अब क्या करता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन द शेप ऑफ सेल, सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है। मान लीजिए कि एक में इसका शेप है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, कभी ये ऐसे 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 सेल रहता, सेल का कोई शेप ही नहीं होता, ठीक है। एक शेप इसके बनाने को मतलब इसको मेंटेन करके रखता है। स्टोर्स वाटर, सॉल्ट, एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एंड साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कि मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो जैसे कि अब हमने खाना खा लिया तो अब एनर्जी बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारे केमिकल अलग अलग तरह के रिएक्शन होते हैं। तो ये क्या होता है, साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जहाँ जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो आप याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब आगे है,
अब जो तीसरा हमारा पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा जो ब्रेन है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो सेल के जितने भी पार्ट्स है उन सब को कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यही कंट्रोल करता है पूरे जितना भी काम होता है एक सेल के अंदर, वो क्या कौन करता है कंट्रोल, वो न्यूक्लियस करता है। तो इसको कहते हैं, ठीक है, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज। जितनी एक्टिविटी होगी, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब क्या करेगा, यही कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स डीएनए। डीएनए भी क्या कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, बॉस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको दो नाम है, ब्रेन ऑफ द सेल और बॉस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि सारा काम सेल के अंदर यही करता है। अब जो हमारा चौथा पार्ट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस की मतलब कि यही सारा क्या करता है, एनर्जी को, जो भी हम लोग जैसे कि खाना खाते हैं उसको क्या करता है, ऑक्सीजन की मदद से यही एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये अगर नहीं रहेगा तो सेल ऊर्जा एटीपी नहीं बन पाएगा, जो भी हमारा एनर्जी मिलता है वो नहीं मिल पाएगा हमें। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो सेल अपना काम नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। अगर हमें मान लीजिए कि एनर्जी ही नहीं मिल रहा है हमारे सेल को, अगर हमारे शरीर को, अगर हम लोग खाना ही नहीं खाएंगे, तो अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या जिंदा रह पाएंगे। तो इसलिए अगर सेल ये खाना ही नहीं खा पाएगा, काम ही अपना नहीं कर पाएगा, तो कैसे होगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम होता है क्या, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये सारा जितना प्रोटीन हमारे अंदर आता है उसको तोड़ने का काम कौन करता है, राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाता है, मेक्स प्रोटीन और किचन वेयर फूड प्रिपेयर। ये इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है और किचन भी बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे खाना बनता है। अब मान लीजिए कि राइबोसोम नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं, क्योंकि यही प्रोटीन सारा बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन नहीं बनेगा और जो भी टिश्यू की मरम्मत नहीं होगी। अब हमें प्रोटीन रहेगा नहीं, प्रोटीन से ही तो अगर मान लीजिए कि हमारा कहीं कट जाता है तो जल्दी जल्दी वो भरने लगता है, मरम्मत होने लगता है। अब यही प्रोटीन ही नहीं बनाएगा तो कहाँ से हमारा मरम्मत होगा। तो ये दोनों हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये क्या करता है, रोड की तरह काम करता है, मतलब कि इसको कहा जाता है, ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स। ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसमें भी दो होते हैं, जैसे कि पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आपने सेल देखा होगा, तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो रफ वाला होता है, उसके अंदर ऐसे 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 इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। ये कैसे खुरदुरा दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्योंकि राइबोसोम क्यों होते हैं, राइबोसोम अभी हमने पढ़ा कि राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन को वो बनाता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ऐसा रहता है, इसके ऊपर कोई भी ऐसा खुरदुरा पार्ट नहीं होता है, ये एकदम प्लेन रहता है। ठीक है, ये क्यों रहता है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता है, क्योंकि नो राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। कोई राइबोसोम इसके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि इनका काम लिपिड्स और फैट से रिलेटेड सिंथेसिस करना है। इसका प्रोटीन वाला काम है, इसके लिए इनके ऊपर राइबोसोम होते हैं, लेकिन इनका काम तो लिपिड्स का है। लिपिड्स में राइबोसोम का क्या काम है, इसलिए क्या रहता है, ये स्मूथ रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, गोल्जी अपैरेटस। इसका क्या काम होता है, पैकेज एंड सेंड प्रोटीन्स प्रोटीन्स। मतलब क्या करता है कि अब हमारा प्रोटीन तो बन गया है, राइबोसोम में हमारा प्रोटीन बन गया है, लेकिन अब जिस पार्ट को चाहिए उसको पहुंचाता कौन है। तो गोल्जी अपैरेटस क्या करता है कि जिस पार्ट को जब हमारा प्रोटीन चाहिए होता है वो क्या करता है, वहाँ पे पहुँचाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोरियर ऑफिस भी कहते हैं। कोरियर ऑफिस की तरह मान लीजिए कि सामान प्रोटीन बन
बन गया है, अब सामान हमारा बन गया मतलब कि प्रोटीन राइबोसोम हमने बना दिया। अब उसे पैक करना है, एड्रेस लिखना है कि कहाँ पहुँचाना है, उसके बाद सही जगह भेजना है। तो ये सारा काम क्या करता है, गोल्जी अपैरेटस करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, राइबोसोम को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं लाइसोसोम को। ये क्या काम करता है, यह सेल के अंदर का कचरा, पुराने ऑर्गेनिज, बैक्टीरिया और डैमेज पार्ट्स को तोड़कर खत्म करता है और क्या करता है, निकल जाता है। ठीक है, निकल जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। जितने भी कचरा हो गया, मान लीजिए कि सेल के अंदर कोई पार्ट मर गया तो उसको कौन खत्म करेगा, वो ऐसे ही घूमता रहेगा। इसलिए ये लाइसोसोम होता है, वो क्या करता है, जो भी पार्ट मर गया या डैमेज हो गया या खराब हो गया उसको क्या करता है, ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी डैमेज पार्ट है उनको कौन खत्म करता है, लाइसोसोम। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल, इसका मेन काम क्या होता है कि फाउंड मेनली इन ह्यूमन एंड एनिमल सेल। क्या होता है कि ह्यूमन और एनिमल सेल में ही ज़्यादा पाया जाता है, बहुत सारे प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है। कुछ कुछ प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन बहुत सारे प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये ह्यूमन और एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन में मदद करता है। ये क्या, इसका क्या काम होता है कि सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल डिवीजन आप लोग जानते होंगे कि एक सेल क्या होता है, दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम को दो नई सेल में बराबर बांटता है, मतलब कि जो भी क्रोमोसोम होता है तो एक सेल से क्या होता है, ये टूट के और दो सेल्स बना देते हैं, तो ये इसका काम होता है। ठीक है, सेल डिवीजन में मदद करता है। आगे है वैक्यूल। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, स्टोर रूम की तरह काम करता है। ये क्या करता है, स्टोर रूम की तरह काम करता है। इट स्टोर्स फूड, वाटर, मिनरल एंड वेस्ट मटेरियल। ये क्या करता है, सारी चीज़ें को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, फूड को स्टोर कर सकता है और वेस्ट मटेरियल को ये स्टोर करता है। ह्यूमन में ये छोटे और कई होते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो हमारा सेल होता है उसमें इधर 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 दो तीन ठो वैक्यूल्स होता है, चार पांच ठो, लेकिन जो प्लांट होता है, प्लांट में एक बड़ा वैक्यूल होता है क्योंकि उनमें ज़्यादा स्टोर करना होता है, तो इसलिए एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट्स में। ह्यूमन में छोटे होते हैं ये लोग, लेकिन जो प्लांट है उसमें ये बड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग एक बार बैक करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद सेल को क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 65 में। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल ल्यूइन हुक ने देखा था। उसके बाद टाइप्स कितने होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना सेल, यूकैरियोटिक मतलब नए जमाने का सेल। ठीक है, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट, ये गेट कीपर की तरह काम करता है और कंट्रोल करता है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा साइटोप्लाज्म, जेली लाइक फ्लूइड, होल्ड ऑर्गेनेल्स, ये होल्ड करके रखता है सारे ऑर्गेनेल्स को कि कोई इधर उधर ना जाए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियस, जो ब्रेन और कंट्रोल सेंटर होता है, यही सब कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। उसके बाद राइबोसोम के बारे में, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है। उसके बाद हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसके टू पार्ट्स होते हैं, जो आरईआर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, और एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जी अपैरेटस के बारे में, जो कि पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है सेल के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में, जो डाइजेस्ट वेस्ट फूड, और उसके बाद हमने पढ़ा गोल्जी अपैरेटस के बारे में, जो कि काम करता है पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है सेल के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में, जो डाइजेस्ट करता है वेस्ट को, जो वेस्ट चीज़ होते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड बैक्टीरिया जो भी होती है उनको मतलब अपने अंदर ले लेता है उसको, और ये इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में मदद करता है, हमने पढ़ा है। उसके बाद वैक्यूल होता है, स्टोर्स वाटर, फूड एंड वेस्ट, जितना भी ये स्टोर रूम की तरह काम करता है और सब स्टोर करता है। ये लार्ज इन प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में बहुत बड़ा होता है, एक होता है, और स्मॉल इन एनिमल्स
और ये छोटा होता है एनिमल्स और ह्यूमंस में, और कई सारे होता है, लेकिन प्लांट में एक होता है। अब हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका जो MCQs है वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। जितना भी क्वेश्चंस में आ सकता है, जितना इंपॉर्टेंट MCQs होता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।